हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ओनली आईएएस। यूजुअली जब भी हम पॉलिटी की बात करते हैं तो हम हमेशा एम लक्ष्मीकांत को याद करते हैं। एम लक्ष्मीकांत में कुछ एक चीज़ें मिसिंग हैं, जैसे कि जो भी अभी करंट अफेयर्स में इश्यूज चल रहे हैं उनसे रिलेटेड कुछ मुद्दे वहाँ पर कम डिस्कस किए हुए हैं, या फिर कोई भी आप बुक पढ़ते हो वहाँ पर आपको ये कम मिलेगा। तो इस पूरे सीरीज़ में हम लोग इंडियन पॉलिटी के कुछ इंपॉर्टेंट मेजर इश्यूज़ पर डिस्कशन करेंगे। इसका पूरा प्लेलिस्ट आपको यूट्यूब में मिल जाएगा, तो आप उसको वहाँ पर जाके ओनली आईएएस सर्च करके भी आप इसको देख सकते हो और आप प्लेलिस्ट में जाके भी इसको देख सकते हो। वैसे तो ये जो पूरा सेशन है, पूरी सीरीज़ है, ये हमारे कॉम्प्रिहेंसिव सॉल्यूशन टू मेंस मतलब कि सीएसएम बैच का पार्ट है, बट स्टिल आप इसको यहाँ पर बिल्कुल कंप्लीटली पॉलिटी के लिए देख सकते। अगर आपको ऐसे और भी सब्जेक्ट्स के लेक्चर्स चाहिए तो आप बेशक video.onlyias.in पर आके इस सीएसएम बैच को ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। Guys, welcome to Only IAS and today our point of discussion will be Fugitive Economic Offender Act। तो जैसा कि आपने रिसेंट पास्ट में देखा होगा, विजय माल्या, नीरव मोदी जैसे लोग क्या करते हैं, हमारे देश के बैंकों से पैसा लेते हैं और वो पैसे को चुकाते भी नहीं है और बिना कोई क्राइम फेस किए दूसरे देश में जाके सेटल हो जाते हैं और अपनी जिंदगी फिर से चालू कर देते हैं। लेकिन उससे हमारे देश में काफी इंपैक्ट पड़ता है। जैसे सबसे पहला इंपैक्ट तो हमारे बैंक्स पे पड़ता है। देखिए, बैंक्स में जो भी पैसा रहता है कस्टमर का रहता है। एग्जाम्पल के तौर से समझने की कोशिश कीजिएगा। मान लीजिए कोई बैंक है, उसमें मान लीजिए सिर्फ और सिर्फ 10,000 करोड़ जमा है। अब ये 10,000 करोड़ कहां से आए होंगे? सिंपल सी बात है भैया, कस्टमर्स ने जमा किए होंगे। अब इन 10,000 करोड़ों से बैंक ने मान लीजिए नीरव मोदी को 5,000 करोड़ रुपए दे दिए। अब नीरव मोदी ये पैसे लेके भाग गया। अब आप ये सोचिए भाई, कस्टमर ने तो यहाँ पैसे जमा किए थे, वो लोग तो अपने पैसे मांगने आएंगे, लेकिन बैंक के पास तो पैसे है ही नहीं क्योंकि कोई पैसे लेके ऑलरेडी भाग चुका है। तो अब बैंक जब पैसे वापस नहीं कर पाएगी तो बैंक क्या हो जाएगा? बैंकरप्ट हो जाएगा, मतलब दिवालिया घोषित हो जाएगा। और आप सभी को पता होगा, जितने भी बैंक्स होते हैं वो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं और पूरी जो इकोनॉमी है वो बैंक के ऊपर डिपेंड करती है। अगर एक बैंक फेल हुआ तो सारे बैंक फेल होना चालू हो जाएंगे और इसी को हम डोमिनो इफेक्ट कहते हैं। और गवर्नमेंट कभी भी ये प्रेफर नहीं करेगी कि भैया बैंक की वजह से हमारे यहाँ पर पूरी इकोनॉमी कोलैप्स कर जाए। जैसे कि आपने देखा होगा, जब IL&FS क्राइसिस आई थी तो वहां पर गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से पैसे देके इनको बचाया था। ठीक है, तो अल्टीमेटली यहाँ पर बैंक का पैसा खराब हो गया है। अब कस्टमर को पैसे चाहिए वापस, तो बैंक को पैसा कौन देगा? गवर्नमेंट देगी। और कहां से देगी? बजट के थ्रू देगी। और बजट में पैसा कहां से आता है? टैक्स रेवेन्यू से आता है। तो अल्टीमेटली पहली बात तो आपने हमारे 5,000 करोड़ खराब करवाए। अब दूसरा, जब ये पैसे खत्म हो गए तो आप दोबारा यही पैसे, मतलब टैक्स रेवेन्यू से पैसे बैंक्स को दे रहे हैं। ये पैसा कहां यूज होना था? टैक्स रेवेन्यू वाला पैसा रोड्स बनने में, ठीक है, बड़े बड़े स्कूल्स बनने में, IITs बनने में, NITs बनने में, एम्स बनने में। लेकिन इन गधों की गलती की वजह से ये पैसा कहां पहुंच गया? बैंक के पास। अब ये पहुंचेगा कस्टमर के पास। तो यहां पर गलती सिर्फ और सिर्फ बैंक्स की नहीं थी या सिर्फ इनकी नहीं थी, गलती दोनों की थी। बैंक्स को भी जो लैंडिंग थी वो अच्छे से करनी थी और इवन जो माल्या जैसे लोगों को है वो देश का पैसा लेके नहीं भागना चाहिए था। लेकिन अल्टीमेटली जो बर्डन था इनकी गलती का किसके ऊपर फॉल किया? जनता के ऊपर, बिकॉज ये टैक्स पेयर बनी गई। ठीक है, अब जो सोशल चेंजेस आ सकते थे हमारे यहाँ, अच्छे अच्छे स्कूल IIT सेटअप हो सकते थे। आपको बता दो 5,000 करोड़ में एटलीस्ट 2 से 3 IIT सेटअप हो जाएंगे। तो आप बताओ ये पैसे कहाँ यूज होते थे, अब कहाँ यूज हो रहे हैं? इनका जो फंड है उसको रिकवर करने में यूज हो रहे हैं। ठीक है, तो अल्टीमेटली पहला लॉस तो बैंक को हुआ, दूसरा हमारे टैक्स पेयर को हुआ। इसके साथ ही साथ जो लोगों का भरोसा है ना हमारे जुडिशियल सिस्टम से उठ जाता है। लोग ये सोचते हैं कि भाई जो बड़े बड़े लोग हैं वो लोग जितने क्राइम करना चाहे कर सकते हैं और जब मन चाहे भाग सकते हैं। लेकिन अगर हम छोटा सा क्राइम भी कर दे तो हमें बिल्कुल 10 साल के लिए अंदर जेल में डाल दिया जाता है। तो अल्टीमेटली जो आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज है ना वो यहाँ पर इरोड हो रही है। और दो लोग यहाँ पर छोटे टाइम में इसकी वैल्यू नहीं समझते हैं, बट टाइम आगे आते 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 आप एंड में देखेंगे कि देश से लोग प्यार करना ही बंद कर देंगे। ठीक है, लोग गवर्नमेंट के ऊपर भरोसा करना ही बंद कर देंगे। वही नक्सलवाद, माओइज्म, ये सब दोबारा बहुत ज्यादा बढ़ने लगेगा। और इन सब के बढ़ने का रीजन भी यही था, बिकॉज गवर्नमेंट कुछ कर ही नहीं रही थी। अगर आप फिर से कुछ नहीं करोगे तो अल्टीमेटली जो लोगों का भरोसा है लॉ पे, सिस्टम पे, वो उठ जाएगा। तो ये सब बैड इंपैक्ट होते हैं किसकी वजह से? हमारे इकोनॉमिक ऑफेंडर्स की वजह से, जब वो लोग पैसे लेके भाग जाते हैं। तो ये लोग ऐसा ना करें, हमारे यहाँ रूल ऑफ लॉ चलता रहे, बैंक्स का पैसा खराब ना हो, कस्टमर का पैसा खराब ना हो, हमारे यहाँ सोशल रिवॉल्यूशन अच्छे से आए। उसके लिए गवर्नमेंट ने फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर एक्ट पास किया है, जिसके तहत गवर्नमेंट क्या कर रही है? इन सब ऑफेंडर, मतलब माल्या और ये हमारे मोदी जैसे लोगों को, नीरव मोदी, ठीक है, एन मोदी, उन जैसे लोगों को डराने की कोशिश कर रही है कि भाई अगर आप हमारा पैसा लेके भागे हो तो आप ये मत सोचो निकल गए हो। हम पहली बात तो एक्स्ट्राडिशन के लिए बहुत हाई ट्राई कर रहे हैं, तो आपको कभी ना कभी देश वापस लाया जाएगा और उसके बाद जो आपके ऊपर उसकी जो प्रोसीजर चलेगी वो बहुत ही पेनफुल होगी आपके लिए।
ठीक है। तो अब हम देखते हैं गवर्नमेंट ने किस तरीके से इनको डराने की कोशिश की है। तो उसके लिए हम इस एक्ट के प्रोविजन को समझेंगे। सबसे पहली बात तो गवर्नमेंट ने यहाँ पर यह बताया है कि किन किन बंदों को वो लोग फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर डिक्लेयर करने वाले हैं। देखिए, अगर मान लीजिए आपने गवर्नमेंट या गवर्नमेंट की कोई भी बॉडी से पैसे उधार लिए हैं और वो 100 करोड़ से ऊपर है, उधार मतलब, या गवर्नमेंट के ऊपर बकाया, जैसे एग्जांपल के तौर पे आपका इनडायरेक्ट टैक्स 100 करोड़ था, आपने वो पैसे अभी तक टैक्स डिपार्टमेंट को दिया नहीं है, तो वो भी एक तरीके से गवर्नमेंट की लाइबिलिटी, मतलब गवर्नमेंट का एसेट था जो उसको नहीं मिला है और वो आपकी लाइबिलिटी थी। तो इन शॉर्ट, अगर गवर्नमेंट का पैसा आपके पास किसी भी तरीके से पड़ा हुआ है और अगर वो 100 करोड़ से ऊपर है और गवर्नमेंट चाहती है कि आप वापस करें, उसके बाद भी अगर आप वापस नहीं कर रहे, गवर्नमेंट ने इवन अरेस्ट वारंट भी आपके खिलाफ डिक्लेयर कर दिया, बट फिर भी आप प्रेजेंट ही नहीं है, क्यों? बिकॉज आप देश छोड़ के भाग चुके हैं। तो इस केस पे आपके खिलाफ इकोनॉमिक ऑफेंडर का टैग लगा दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन उसकी पूरी प्रोसेस है वो बताऊंगा, बट एक बार फिर से इस चीज को रिवाइज करते हैं। देखिए, अगर आपके ऊपर गवर्नमेंट का या गवर्नमेंट की कोई भी बॉडी का 100 करोड़ या उससे ज्यादा पैसा बकाया है और आप उस पैसे को रिटर्न नहीं कर रहे हैं, गवर्नमेंट ने अरेस्ट वारंट भी डिक्लेयर कर दिया है, उस केस में आपको फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर डिक्लेयर किया जा सकता है, ठीक है। अब यहां पर आप ये मत समझिएगा सिर्फ और सिर्फ बैंक के ऊपर लायबल है, किसी भी गवर्नमेंट बॉडी, मतलब अगर आप टैक्स भी नहीं देते हैं, ब्लैक मनी भी रखते हैं, बेनामी प्रॉपर्टी भी रखते हैं, फाइनेंशियल करप्शन करते हैं, तो सारे के सारे केसेस में आपको फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर डिक्लेयर किया जा सकता है। तो यहां पर एक प्रीलिम्स का क्वेश्चन आ सकता है कि भाई जो बैंक से भागे हैं सिर्फ उनको डिक्लेयर किया जाएगा ओनली, तो वो ऑप्शन नहीं हो जाएगा, बिकॉज यहां पर टैक्सेस को, ब्लैक मनी, बेनामी प्रॉपर्टी, फाइनेंशियल करप्शन सबको इंक्लूड किया जा सकता है, ठीक है। अब देखिए, अब गवर्नमेंट ने यहां पर लोगों को मौका दिया, ऐसी बात नहीं है। अगर मान लीजिए गवर्नमेंट ने ये पूरी प्रोसेस देख ली कि भैया ये लोग वापस नहीं आने वाले हैं, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, प्रिवेंटिव मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 के स्पेशल कोर्ट में जाएगी, वहां पर ये पूरा का पूरा डेटा क्या करेगी, उनके सामने रखेगी, कोर्ट के सामने, और कोर्ट को बोलेगी देखो भाई ये डेटा प्रूव करता है कि ये लोग हमारे 100 या 100 करोड़ से ऊपर लेके भाग के गए हैं, तो अब आप इसके ऊपर कुछ एक्ट करिए। तो कोर्ट कुछ इस तरीके से एक्ट करेगा, कोर्ट बोलेगा कि भैया ठीक है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, पैसा लेके भाग गया है, तो हम इस बंदे को 6 हफ्तों का टाइम देते हैं। अगर वो बंदा आ जाता है वापस और जो भी प्रोसीडिंग्स हैं या आप कह सकते हैं जो भी क्राइम के चार्जेस हैं, अगर वो उसे अपने ऊपर एक्सेप्ट करता है, तो हम उसके खिलाफ से फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर का जो टाइटल है, टैग लगा, वो हटा देंगे। लेकिन अगर वो नहीं आता है तो उसके ऊपर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 के अंदर केसेस चलाए जाएंगे। मतलब भैया वो सिविल केस तो भूल जाओ कि पैसे लेके भागे हैं, आपके ऊपर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 के ऊपर केस चला जाएगा। तो इन शॉर्ट आप बहुत लंबे जाने वाले हो। अब एक क्वेश्चन का आंसर और दो कि इस पूरे केस को सुपरवाइज कौन करेगा, स्टेट पुलिस, सीबीआई, सीवीसी, कौन? भाई सिंपल सी बात है, मनी लॉन्ड्रिंग की सुपरवाइजरी बॉडी कौन सी है? ईडी है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टर है, तो अल्टीमेटली वही इस केस को सुपरवाइज करेगी। तो आप समझ सकते हैं कि इनको गवर्नमेंट सिविलियन क्रिमिनल ट्रीट नहीं कर रही है, मनी लॉन्ड्रिंग वाले क्रिमिनल ट्रीट कर रही है, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने इस तरीके से सबसे पहली बात इनको डराने की कोशिश की है। दूसरी चीज गवर्नमेंट ने यह बोली है कि भाई भले आपका जो कन्विक्शन है वो प्रूव हुआ है कि नहीं हुआ है, अगर आपको फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर डिक्लेयर कर दिया कोर्ट ने, अगर आप 6 हफ्तों तक नहीं आते तो सिंपल सी बात डिक्लेयर हो जाओगे, तो भले आपके खिलाफ पूरा केस हुआ है या ना हुआ हो, हम आपकी सारी की सारी प्रॉपर्टी अटैच कर लेंगे। यहां पर लिखा है अटैच प्रॉपर्टी ऑफ एन एक्यूज्ड। यहां पर ये मत समझिएगा कि सिर्फ और सिर्फ उसकी उस कंपनी की प्रॉपर्टी अटैच की जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पर किंगफिशर, ठीक है, किंगफिशर पैसे लेके भागा, ओके। अब किंगफिशर के बिल्कुल साइड में लिखा होगा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, कि अगर ये कंपनी कभी भी डूबती है तो आप अपने पैसे रिकवर करने के लिए भले इस कंपनी को बेचना हो बेच दो, लेकिन आप मेरी पर्सनल वेल्थ में नजर नहीं डालोगे। तो गवर्नमेंट ने यहां पर इस प्रोविजन को रिलैक्स कर दिया और ये बोल दिया कि भैया जो भी फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर है उनकी सारी की सारी प्रॉपर्टी को हम अटैच कर लेंगे, ठीक है। समझ में आया? ओके, वेल एंड गुड। इसके बाद ये प्रॉपर्टी जाएगी किसके पास? ये प्रॉपर्टी जाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, ठीक है। ये प्रॉपर्टी सेंट्रल गवर्नमेंट अपने पास रखेगी। और याद रखिएगा अभी यहां पर कोर्ट केस कंप्लीट भी नहीं हुआ है, और इवन सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो इस प्रॉपर्टी को डिस्पोज भी कर सकती है, ओके। तो मतलब काफी हार्ड प्रोविजन गवर्नमेंट ने यहां पर रखा आपकी प्रॉपर्टी को लेके। तो इन शॉर्ट माल्या साहब की और नीरव मोदी साहब की पूरी प्रॉपर्टी हो जाएगी जब्त, और पूरी प्रॉपर्टी बेच के जो पैसा निकलेगा वो बैंकों को रिटर्न किया जाएगा, ठीक है। इसके साथ ही साथ अगर आपका कोई भी सिविल केस इंडिया में चल रहा होगा तो उसको भी जब तक आप यहां पर नहीं आते हैं तब तक उसको बंद कर दिया जाएगा। मान लीजिए आपको कोई मैरिज का केस चल रहा हो या कोई भी सिविल केस चल रहा हो, उस टाइम के लिए उसे बंद कर दिया जाएगा, ठीक है। समझ में आया? देखिए, अब आपको यहां पर समझ में आएगा कि भाई काफी भारी भरकम डिटरेंस वाला एक्ट बनाया गवर्नमेंट ने,
तो अब इसकी कुछ सिग्निफिकेंस भी है। सिग्निफिकेंस ये है कि जो लोगों का भरोसा उठ रहा था लॉ से कि भाई बड़े लोग तो कभी प्रोसिक्यूट नहीं होते हैं, उनको तो कभी कन्विक्ट ही नहीं किया जाता है, तो अल्टीमेटली अब यहाँ पर रूल ऑफ लॉ को दोबारा रीस्टैब्लिश करने की गवर्नमेंट ने कोशिश की है। इसके साथ ही साथ गवर्नमेंट ने यहाँ पर जो सबसे अच्छा प्रोविजन रखा है कि बिना केस के कंप्लीट हुए हम आपकी प्रॉपर्टी को अटैच कर लेंगे। तो इसका फायदा क्या होगा? उसका फायदा ये होगा कि भाई जितना भी पैसा ये लोग अभी के लिए बेचना चाहें, मतलब जितनी भी प्रॉपर्टी बेचना चाहें बेच सकते हैं, और जितना पैसा रिकवर होगा सबका सब कुछ मतलब बैंक्स को मिल जाएंगे। अब सिंपल सी बात है भाई, पूरा पूरा पैसा तो बैंक को नहीं मिल पाएगा, बट जितना भी मिलेगा वो काफी है। अगर मान लीजिए फ्यूचर में वो बंदा वापस आ जाता है तो हो सकता है कि वो बैंक का पैसा वापस कर दे। अगर नहीं करता, सिंपल सी बात है भाई, क्रिमिनल की एक ही जगह होती है, वो है जेल, तो उसे जेल तो हो जाएगी। ठीक है, और अल्टीमेटली आप ये कह सकते हैं जो जुडिशरी का टाइम वेस्ट हो रहा था इन सब केसेस को सुनने में, ठीक है, तो वो सब भी नहीं होगा। बट इस एक्ट में कुछ इश्यूज हैं जो आपको समझने हैं और काफी ग्रेव इश्यूज हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यहां पर नेचुरल जस्टिस को फॉलो नहीं किया जा रहा है। भाई सामने बंदा अवेलेबल नहीं था, बट फिर भी आपने उसके खिलाफ सजा सुना दी, तो ये तो गलत है। ठीक है, ये जो नेचुरल जस्टिस के अगेंस्ट जाता है। इसके साथ ही साथ कि भैया अभी बंदा कन्विक्ट भी नहीं हुआ था, आपने उसकी पूरी प्रॉपर्टी को डिसॉल्व करने की बात कर दी। भाई एटलीस्ट एक बार उसे सुन तो लो कि क्यों नहीं आना चाहता है। ठीक है, और आप सिर्फ और सिर्फ उसकी क्रिमिनल वाली प्रॉपर्टी नहीं ले रहे हो, एग्जाम्पल के तौर पे किसी की बेनामी प्रॉपर्टी, सिर्फ आप वो प्रॉपर्टी नहीं ले रहे हो, आप उसकी इवन लीगल प्रॉपर्टी को भी ले रहे हो। तो उसके जो बच्चे और वाइफ का क्या होगा? वो लोग तो बिल्कुल भाई रोड में आ जाएंगे। तो ये सब नेचुरल जस्टिस और इवन कुछ प्रिंसिपल है जस्टिस के अगेंस्ट जा रहा है। ठीक है, इसके साथ ही साथ यहाँ पर यह भी क्लियर नहीं है कि भाई अगर सेंट्रल गवर्नमेंट जो अपने पास प्रॉपर्टी रख रही है, दो से आदेश मिला कि भैया आप प्रॉपर्टी को 90 दिनों के अंदर डिस्पोज कर सकते हो, तो यहाँ पर ये साफ साफ मेंशन है कि ये पैसा किसको मिलेगा। मैंने नाम के लिए तो बोल दिया था भैया कि ये पैसा बैंक्स को वापस मिल जाएगा, लेकिन कहीं पर भी मेंशन नहीं किया, तो इस चीज को भी आपको मेंशन करना था। इसके साथ ही साथ ये जो लिमिट रखी गई है ना 100 करोड़ की, कुछ एक्सपर्ट्स ने बोला है बहुत कम है। ठीक है, मतलब आज की हमारी इंडियन इकोनॉमी इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि ये लिमिट बहुत कम है। इस लिमिट को अप्रोक्सीमेटली 500 से 1000 करोड़ तक होना चाहिए। ठीक है, जब ये ज्यादा अच्छे से काम करेगी। इसके साथ ही साथ यहाँ पर आपके खिलाफ जो भी वारंट इशू किए जाएंगे, लाइक एग्जाम्पल सर्च वारंट, अरेस्ट वारंट, तो इसमें यह बोला जा रहा है कि भैया जब जो कन्विक्टेड पर्सन है या जिसके ऊपर आप केस चलाना चाहते हो, जब वो अवेलेबल ही नहीं है, तो ऐसा हो सकता है कि पुलिस झूठे झूठे जो भी सबूत है उनके घर में प्लांट कर दे। देखिए यहाँ पर लिखा भी है, सर्च वारंट और इंश्योर द प्रेजेंस ऑफ विटनेस बिफोर अ सर्च, दीज सेफगार्ड प्रोटेक्ट अगेंस्ट हैरेसमेंट एंड प्लांटिंग एविडेंस। ठीक है, तो हो सकता है कि पुलिस यहाँ पर झूठे सबूत दर्ज कर दे। इसके साथ ही साथ सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म इसका यह है कि भैया जब ऑलरेडी हमारे यहाँ पर सीआरपीसी में और प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में इस टाइप के प्रोविजन है कि भाई अगर बंदा चोर डिक्लेयर हो जाता है, मतलब भगोड़ा डिक्लेयर हो जाता है, तो उसकी जो भी पैसे हैं उसको रख लिया जाएगा, उसकी पूरी प्रॉपर्टी रख ली जाएगी, उसके खिलाफ एक्स्ट्राडिशन की प्रोसेस चालू की जाएगी। तो क्या जरूरत थी ये सब दोबारा तमाशा करने की? ठीक है, तो आप कह सकते हैं कुछ नहीं, एक पॉलिटिकल जुमला है ये दिखाने के लिए कि जो गवर्नमेंट है इनके खिलाफ कुछ कर रही है, लेकिन कुछ एक्चुअल में तो हो नहीं रहा है। ठीक है, तो ये सब कुछ इश्यूज हैं। अब देखते हैं गवर्नमेंट इसके ऊपर कैसे वर्क करती है और क्या इस एक्ट का अंत आता है। अभी इस एक्ट को वे फॉरवर्ड देना थोड़ा मुश्किल है। मे बी अगर आपको कुछ मिले अच्छे न्यूज आर्टिकल में तो यू कैन राइट डाउन, बट मुझे तो अभी कुछ खास नहीं मिला है ये, बिकॉज ये एक्ट अभी काफी डिस्प्यूटेड है। तो इसके सिग्निफिकेंस बहुत ज्यादा है, बट ऑलरेडी ये प्रोविजन हमारे पीएमएलए सीआरपीसी में अवेलेबल है। ठीक है, तो ये कुछ इश्यूज हैं और कुछ सिग्निफिकेंस है जो आप देख सकते हैं, और ये कंप्लीट प्रोविजंस थे। वैसे तो आई डोंट थिंक कि कोई क्वेश्चन आएगा, अगर आएगा तो आप इसी के आजू बाजू घूमेगा। ठीक है, इससे ज्यादा आ ही नहीं सकता जितना मैंने स्टडी किया। ओके, तो टिल दैट टाइम थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे माय डियर फ्रेंड्स। मिलेंगे अगले लेक्चर में। जय हिंद।